क्लास 11 अभी तक हमने केमिस्ट्री में 4 चैप्टर 4 यूनिट करी हुई हैं। वो चारों यूनिट जो थी जनरल केमिस्ट्री की यूनिट्स थी। अब हम उसके बाद पढ़ रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री हमारी शुरू हो रही है। और फिजिकल केमिस्ट्री में हम जो पहली यूनिट है वो पढ़ रहे हैं। फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे हैं इसमें हम आपकी केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में समझने से पहले हमको दो तीन चीज़ें मैं बताना है इंपॉर्टेंट क्या है। एक होता है थर्मल इक्विलिब्रियम, एक होता है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, और एक होता है केमिकल इक्विलिब्रियम। तो तीन तरह के इक्विलिब्रियम यहाँ पर समझ रहे हैं हम। थर्मल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, जब टाइम टी के इंक्रीज करने के साथ टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा है, यानी कि डेल्टा टी इक्वल्स टू जीरो, तो उस समय के लिए जो ये प्रोसेस है, ये जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम की प्रोसेस है। दूसरी होती है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या है, टाइम टी के साथ क्या होगा, जब कैप्चर वो प्रेशर की हम बात करते हैं, प्रेशर में कोई चेंज नहीं आ रहा, यानी कि डेल्टा टी इक्वल्स टू जीरो। जब टाइम चेंज करने के साथ प्रेशर में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो ऐसी इक्वेशन को हम बोलते हैं यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम है वो कौन सा इक्विलिब्रियम है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। और केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या हो रहा है, टाइम के चेंज होने के साथ कंपोजिशन में अगर कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो इस इक्विलिब्रियम को हम बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। तो अब सबसे पहले हमें इस चैप्टर में वही हम पढ़ रहे हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में एक बात आपने समझनी है, वो ये है कि जैसे कोई रिएक्शन है, जैसे ए प्लस बी इक्वल्स टू सी प्लस डी। इस रिएक्शन में ये ए और बी आपका रिएक्टेंट है और सी प्लस डी आपका क्या है, प्रोडक्ट है। और जो ये रिएक्शन हो रही है ये एक ही डायरेक्शन में हो रही है। ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन के जैसे एग्जांपल है H2 प्लस Cl2 इक्वल्स टू ट्वाइस HCl। ये जो एग्जांपल है ये इरिवर्सिबल रिएक्शन के एग्जांपल है। जैसे ट्वाइस HNO3 है, इसको आप गर्म कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये NO2 बदल में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ गए। तो इस तरह की जो रिएक्शंस होती हैं ये आपकी इरिवर्सिबल रिएक्शन है। दूसरी रिएक्शन होती है रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होगी, रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब है वो रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन होगी जो दोनों डायरेक्शन में होगी। जैसे ये है ए प्लस बी इक्वल्स टू सी प्लस डी बन रहा है, और फिर सी प्लस डी कन्वर्ट हो रहा है ए प्लस बी में। पहले ए प्लस बी से सी प्लस डी बन रहा है, यानी उस समय ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट है। पहले केस में ये रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट, और दूसरे केस में ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं रिवर्स रिएक्शन। जो हम केमिकल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं उसका पहले इरिवर्सिबल रिएक्शन से कोई लेना देना नहीं है। केमिकल इक्विलिब्रियम की बात हम उन रिएक्शंस के लिए करते हैं जिन पर जो रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन होती हैं। समझ में आ गई बात। अच्छा, इस इक्विलिब्रियम को पढ़ने से पहले हमें इसमें सबसे पहले एक चीज पढ़नी पड़ती है, रेट ऑफ रिएक्शन, जो कि सारा खेल में इसी का होता है। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन का जो सिंबल होता है दिखाने का वो ये होता है d बाई डी टी ऑफ x। इससे आप रेट ऑफ रिएक्शन को समझ सकते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब ये है, जैसे कोई रिएक्शन लिखी है मैंने, जैसे देखिए ये रिएक्शन लिखी है मैंने ए प्लस बी इक्वल्स टू रिवर्स रिएक्शन लिखी सी प्लस डी। अभी रिवर्स रहने दीजिए, अभी रिवर्सिबल रिएक्शन पे पहले आप समझ लीजिए। ये मैंने क्वेश्चन लिखी है। अब आप लोगों ने पढ़ा है इसमें, जो ये आपसे स्मॉल ए स्मॉल बी है, ये आप जानते हैं क्या चीज़ है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का मतलब ये हो गया कि इनके कोफिशिएंट जब आपको पता है तो इससे आप पता चलता है कि किस रेशियो में कौन रिएक्टेंट किसके साथ मिलकर कंपाउंड फॉर्म कर रहा है। तो इसकी जो रेट निकालते हैं, कैसे निकालते हैं देखिए, आपको समझ में आया। देखिए जब ये रिएक्शन स्टार्ट होगी, जब ये रिएक्शन स्टार्ट होगी तो आपके पास कुछ रिएक्टेंट जरूर होगा, और टाइम t इक्वल्स टू 0 है, इनिशियल टाइम है। तो इनिशियली तो आपके पास रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन तो हाई होगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन तो आपके पास होगा हाई, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा आपके पास, 0 होगा स्टार्टिंग में। क्योंकि जब ये t बराबर टाइम 0 तो a और b आपने मिलाना स्टार्ट किया है, और अभी मिलाना स्टार्ट किया तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुई नहीं है। जब टाइम t डैश हो जाएगा, t बराबर t डैश हो जाएगा,
अब इसमें कुछ प्रोडक्ट फॉर्म हो चुका होगा, तो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी। तो क्या होगा, टी टाइम बाद आप देख रहे होंगे कि जो रिएक्टेंट है इसका कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पर से इसको हम ऐसे भी इसको हम बोल सकते हैं, जब रेट ऑफ रिएक्शन निकालना होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन d/dt ऑफ x इक्वल्स टू दिस appearance of reactant equals to appearance of product, disappearance of reactant और appearance of product। और आप देख रहे हैं रिएक्टेंट डिसअपेयर हो रहा है तो उसका साइन होगा नेगेटिव साइन, और प्रोडक्ट अपेयर हो रहा है तो उसका साइन होगा पॉजिटिव साइन। ठीक है, इस रिएक्शन के लिए इसको लगा के देखते हैं। तो रेट निकालते हैं जैसे d/dt ऑफ x इक्वल्स टू, ये रिएक्टेंट है a और b जो डिसअपेयर हो रहे हैं। डिसअपेयर हो रहे तो आप समझ लीजिए साइन किसका आएगा, नेगेटिव साइन आएगा, और जो स्टैक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो उसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो 1/a d/dt ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ a, ये इसका मोलर कंसंट्रेशन की बात है, a इक्वल्स टू, फिर वही साइन b भी डिसअपेयर हो रहा है तो -1/b d/dt ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ b। फिर अब प्रोडक्ट बनना है c डिसअपेयर नहीं हो रहा बल्कि अपेयर हो रहा है तो पॉजिटिव साइन हो जाएगा +1/c d/dt ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ c। ठीक है, और ऐसे ही इक्वल्स टू +1/d d/dt ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ d। समझ गए? तो ये जो आपकी इक्वेशन है ये रेट ऑफ रिएक्शन निकालने की इक्वेशन है। समझ में आ गई बात? देखिए ऐसे ही आप एक इक्वेशन लिख रहे हैं, उसके लिए क्या रेट ऑफ रिएक्शन होगा ये आपने समझना है। देखिए एक इक्वेशन देखिए आप, क्या है इक्वेशन आपकी है, जैसे N2 प्लस थ्राइस H2 रिवर्स रिएक्शन ट्वाइस NH3, ये एक इक्वेशन है। तो इसके लिए रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की बात कर रहा हूं, अभी इसको रिवर्स में लिखा रहा हूं, ये खाली फॉरवर्ड रिएक्शन। तो इसकी रेट कैसे, अब इसमें ये दो रिएक्टेंट है तो d/dt ऑफ x इक्वल्स टू, क्योंकि N2 डिसअपेयर होगा और आगे से कोएफिशिएंट 1 है तो कोई बात नहीं, साइन माइनस का d/dt ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया N2, ठीक है, बराबर -3 जो है डिनोमिनेटर आएगा 1/3 d/dt ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H2, फिर इक्वल्स टू प्लस का साइन आएगा तो ये प्रोडक्ट है 1/2 d/dt ऑफ NH3। ऐसे किसी भी इक्वेशन के लिए हम रेट निकाल सकते हैं। आपको ध्यान देना है रेट इसके बराबर ये लगा सकते हैं, इसके बराबर ये लगा सकते हैं, या इसके बराबर ये लगा सकते हैं। और कई बार क्या दिया होता है, किसी एक का रेट दिया होता है, इसकी वैल्यू दिया, इसका कंसंट्रेशन निकालना है तो उस टाइम पे इन दोनों को आपस में बराबर लगा के आप इंटीग्रल को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ये एक तरीका हो गया रेट निकालने का। एक दूसरा तरीका होता है केमिकल इक्वेशन का रेट निकालने का, उसको भी आपने समझना है। दूसरा तरीका क्या होता है, देखिए उसको समझिए। जैसे कोई इक्वेशन है, जैसे समझ लीजिए एक इक्वेशन है AA प्लस BB इक्वल्स टू CC प्लस DD। इसको पहले सिंपल करके देख लीजिए, और ऐसे रिएक्शन है A प्लस B इक्वल्स टू C प्लस D, ये एक इक्वेशन है। इसके लिए दो साइंटिस्ट थे, एक था गुलबर्ग एंड वेजेस। तो गुलबर्ग एंड वेजेस ने रूल या GW रूल इसको मैं बोलता हूँ। तो गुलबर्ग और वेजेस ने एक रूल दिया, उसने कहा किसी भी रिएक्शन का जो रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो क्या होता है, उसके रिएक्टेंट के एक्टिव मास से। ये रिएक्टेंट A है, इसका एक्टिव मास हो गया, रिएक्टेंट B का एक्टिव मास हो गया, तो रिएक्टेंट जो होंगे उनके एक्टिव मास के मल्टीप्लिकेशन से क्या होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ रिएक्शन। अब इसको समझना है, जैसे रेट ऑफ रिएक्शन है इस रिएक्शन की, इस रेट निकालना है तो रेट बराबर ये कोएफिशिएंट का साइन हटाएंगे तो एक कोएफिशिएंट आ जाएगा K, एक्टिव मास ऑफ A और एक्टिव मास ऑफ B। इसमें ज्यादा आगे कुछ बोलूं इससे पहले आपको एक बात और समझनी है, यहाँ पर को जो एक्टिव मास होता है, अगर मैं इसको स्मॉल a से डिनोट करूं, एक्टिव मास ये कुछ होता है गामा इनटू मोलरिटी। ये एक फार्मूला होता है, एक्टिव मास इक्वल्स टू गामा इनटू
मोलरिटी, और गामा यहाँ पर जो है ये आपका एक्टिविटी कोफिशिएंट, गामा जो है आपका यहाँ पर को एक्टिविटी कोफिशिएंट है। एक बात और ध्यान दीजिए, अब जब क्वेश्चन आएगा वहां पर करेंगे, जब डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा कोई, समझ गए, यानी कंसंट्रेशन बहुत कम करते जा रहे हैं इसका, तो क्या चीज है कि डाइल्यूट होने लगती है चीज। जब किसी सॉल्यूशन में हम सॉल्वेंट को इंक्रीज करते जाएं, तो किसी सॉल्यूशन में जब हम सॉल्वेंट को इंक्रीज करते जाते हैं तो हम उस सॉल्यूशन को क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं। तो जब कोई सॉल्यूशन डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो उस डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए जो ये गामा होता है, इस गामा की वैल्यू होती है 1 यानी कि यूनिट। तो उस समय क्या हो जाएगा फॉर्मूला है, उस कंडीशन में A बराबर मोलरिटी। तो कई जगह पर क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वहां पर को मोलरिटी को ही हम एक्टिव मास लेने लगते हैं। तो मोलरिटी को एक्टिव मास हम वहां पर ले रहे होते हैं जहां पर कोई डाइल्यूट सॉल्यूशन है, उसकी गामा की वैल्यू 1 हो जाएगी। नहीं तो ये फॉर्मूला होता है एक्टिव मास इक्वल्स टू गामा इनटू मोलरिटी। आपको बात आती है मोलरिटी की, पहले वाले चैप्टर में हमने आपको बताया था मोलरिटी मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम लीटर में। और किसी का नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं, किसी के ग्राम वेट को उसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे। ये बताया था सर, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू ग्राम वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, इससे नंबर ऑफ मोल्स निकलते हैं, और नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम लीटर में कर देंगे तो ये आपका मोलरिटी है। और मोलर कंसंट्रेशन को, जो मोलरिटी आ रही है, इस मोलरिटी को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, गामा से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो आपका एक्टिव मास निकलेगा। ये सब रिलेशनशिप लगाना आपको आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, ये कंसेप्ट को यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद जरा आगे देखिए, आपने देखना है, हम बात कर रहे थे उसकी। अब इक्वेशन अगर ऐसी है, गुड आगे बढ़ने के लिए, इक्वेशन अगर ऐसी है a प्लस b इक्वल्स टू c प्लस dd, तो इस इक्वेशन के जो रेट निकालेंगे वो रेट क्या हो जाएगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ a और एक्टिव मास ऑफ b तो होगा ही, और जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो इनकी पावर में चला जाएगा, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। तो ये इस इक्वेशन की रेट निकल गई। फिर इस कोएफिशिएंट को हटाना है, इस साइन को हटाना है, तो रेट इक्वल्स टू k a टू द पावर a और b टू द पावर b। ये आपका यहाँ पर जो है इसे हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट या रेट कोएफिशिएंट। समझ में आ गया। इस तरह से इन दो तरीके से आप किसी भी रिएक्शन का रेट निकाल सकते हैं। अगर उस रिएक्शन पे अप्लाई करें H2 प्लस I2, एक रिएक्शन होती है और ट्वाइस HI बनना है, इसके लिए रेट निकालना है, तो इसके लिए रेट बराबर हो जाएगा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू H2 के एक्टिव मास और I2 का एक्टिव मास, या फिर इसको लिख सकते हैं रेट इक्वल्स टू के एक्टिव मास ऑफ H2 और एक्टिव मास ऑफ I2। समझ आ गया। इस तरह से आप रेट निकाल लेते हैं। जब आप रेट निकाल लेते हैं तो उसके बाद फिर आपका अगला टॉपिक हम समझना है हमने इक्विलिब्रियम क्या है। हम केमिकल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। देखिए अब इसके लिए एक रिएक्शन हम इसके लिए समझ रहे हैं, AA प्लस BB रिवर्स रिएक्शन है CC प्लस DD, ये आपकी इक्वेशन है। इस इक्वेशन पे हमने केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है ये समझते हैं। देखिए अब मैं क्या कह रहा था आपसे, सुनिए। जैसे ये रिएक्टेंट है, A और B क्या है, रिएक्टेंट है, C और D आपके क्या है, प्रोडक्ट है। समझ गए। जब क्या होती है, रिएक्शन हो रही है, इनिशियली आपको बताया कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बहुत हाई होगा और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन 0 होगा। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आपको बताया डिक्रीज करेगा, इसका कंसंट्रेशन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और जबकि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि अभी क्या हो रहा है, रिएक्शन का जो कंसंट्रेशन है वो चेंज हो रहा है, दोनों का, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन भी चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन भी चेंज हो रहा है। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है और किसका, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। एक समय अब रिएक्शन हो रही और एक समय अब ऐसा आ जाएगा कि जहां पर वो आपका चेंज इन कंसंट्रेशन 0, यानी कि अब कंसंट्रेशन चेंज होना बंद हो जाएगा, ना तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा और ना प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा। उस कंडीशन को हम बोलेंगे कि यहाँ पर को केमिकल इक्विलिब्रियम क्या हो गया है, स्टेबल हो गया है। ठीक है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम को हम दो बातों से समझते हैं, एक तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ
बैकवर्ड रिएक्शन जहां पर वो इक्वल हो जाए। ठीक है, जब दो इक्वेशन की, जब कोई एक इक्वेशन है, रिवर्सिबल इक्वेशन है, उसका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन आपस में बराबर हो जा रहा है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर वो केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेबल है। और दूसरा क्या, चेंज इन कंसंट्रेशन जीरो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि, मैंने यहाँ पर ये नहीं कहा कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इक्वल हो गया, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है, और एक ऐसी कंडीशन ऐसी आ जाएगी जहां पर तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज करना बंद कर देगा और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होना बंद कर देगा। उस कंडीशन को मैं कह रहा हूं कि यहां पर को केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेबल हो गया है। समझ गए? इन दो बातों को समझते हैं। देखिए इस इक्वेशन के लिए, इक्विलिब्रियम के लिए देखिए हमने कहा, देखिए रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, इस रिएक्शन का मैं निकालूं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ A की पावर A और एक्टिव मास ऑफ B टू द पावर B, या रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर KF लिखा है, ध्यान देना, A टू द पावर A और B टू द पावर B। ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर 1। समझ में आ गया? पहली वाली इक्वेशन में ये रिएक्टेंट था, ये प्रोडक्ट था। दूसरी रिएक्शन जब रिवर्स रिएक्शन होगी, रिएक्शन ये बैकवर्ड जब ऐसी रिएक्शन होगी, उस समय ये रिएक्टेंट है, तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ C टू द पावर C और कंसंट्रेशन ऑफ D टू द पावर D। अब इस कोफिशिएंट के साइन को हटाएंगे तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर KF कंसंट्रेशन ऑफ C टू द पावर C और कंसंट्रेशन ऑफ D टू द पावर D। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। समझ गए ना? ये दो इक्वेशन हो गई। अब आप कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है, आप कह रहे हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। जब दोनों रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाए आपस में, इसका मतलब इक्विलिब्रियम स्टेबल हो रहा है। तो इसमें ये दोनों इक्वेशंस को बराबर लगा देंगे, आप वैल्यू रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा जरा देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा KF कंसंट्रेशन एक्टिव मास ऑफ A टू द पावर A एक्टिव मास ऑफ B टू द पावर B बराबर KB, ठीक है, एक्टिव मास ऑफ C टू द पावर C और एक्टिव मास ऑफ D टू द पावर D। देखिए इस KB के साइन को यहां ले आएंगे, ये हो जाएगा KF अपॉन KB इनटू क्या हो जाएगा, जब KB यहां आ जाएगा तो ये नीचे हो जाएगा, तो इक्वल्स टू हो जाएगा C टू द पावर C D टू द पावर D ओवर A टू द पावर A और B टू द पावर B। ये KF अपॉन KB को ध्यान दीजिए, ये जो हम बोल रहे हैं KF ओवर KB इक्वल्स टू हो जाएगा KC। ये ध्यान देना है। इस KC को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। KC क्या है आपका, फिर बोलना ध्यान से सुनिए, KC जो है आपका वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, और जो KF KB है, ये KF जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए वेलोसिटी कांस्टेंट और KB जो है वो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो दोनों फॉरवर्ड रिएक्शन का वेलोसिटी कांस्टेंट अपॉन बैकवर्ड रिएक्शन का वेलोसिटी कांस्टेंट का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, KC होता है। तो इसको यहाँ पर हम क्या रखेंगे, KC लिखेंगे, तो KC बराबर हो जाएगा C टू द पावर C D टू द पावर D ओवर A टू द पावर A और B टू द पावर B। आपका KC का फॉर्मूला हो गया। तो इस तरह से किसी भी इक्वेशन के लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल लेते हैं। हमें बीच में क्या प्रोसेस करी है अलग बात है, अगर आप लास्ट में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला देखेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बराबर क्या हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा है कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ऊपर आ रहा है और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन नीचे आ रहा है। तो KC इक्वल्स टू यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। समझ में आ गया? इसको आप देखिए, आप जरा एक इक्वेशन में लगा के देखते हैं, जैसे कुछ रिएक्शन जैसे सिखा रहा हूं आपको, उसमें कैसे आप KC डायरेक्ट निकालेंगे वो आपने समझना है। जैसे एक इक्वेशन है आपकी N2 प्लस थ्राइस H2 रिवर्स रिएक्शन ट्वाइस NH3। ये रिएक्शन है N2 प्लस थ्राइस H2 रिवर्स रिएक्शन ट्वाइस NH3। इसके लिए आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप निकालना है। तो KC बराबर क्या करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ NH3, क्योंकि वो क्या है प्रोडक्ट,
इसके कंसंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ N2 और कंसंट्रेशन ऑफ H2 की पावर 3। तो ऐसे आप क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन के लिए Kc निकाल देंगे। ठीक है, बात समझ आ गई। अब एक आपको मेन कंसेप्ट और यहाँ पर सीखना है। जैसे वो कंसेप्ट क्या है, जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन दे रखी है आपको N2 प्लस थ्राइस H2 रिवर्स रिएक्शन ट्वाइस NH3। इस इक्वेशन से Kc की वैल्यू दे रखी है, उसने मान लीजिए 4 × 10⁸ ठीक है, ये इसकी वैल्यू दे रखी है। आपसे वो एक रिएक्शन देता है NH3 रिवर्स रिएक्शन हाफ N2 प्लस 3/2 H2, और इस रिएक्शन के लिए उसकी वैल्यू दी होती है K', इसको आपसे कहता है निकालिए। ये क्वेश्चन आता है इस तरह का। क्या क्वेश्चन आता है, देखिए आपको एक इक्वेशन दी है Kc नहीं सॉरी N2 प्लस थ्राइस H2 रिवर्स रिएक्शन ट्वाइस NH3, और उसके लिए Kc की वैल्यू रखी 4 × 10⁸। अब रिएक्शन को दूसरी रिएक्शन देके NH3 इक्वल्स टू हाफ N2 प्लस 3/2 H2, और उसके लिए K' की वैल्यू आपको निकालनी है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस सिंपल समझना है कि अगर इसमें आप जैसे इस इक्वेशन से Kc की वैल्यू निकालनी है, तो इस इक्वेशन से Kc की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए NH3 का कंसंट्रेशन की पावर 2 अपॉन N2 का कंसंट्रेशन और H2 के कंसंट्रेशन की पावर 3। अब इस रिएक्शन को निकालिए, इस रिएक्शन में क्या आ जाएगा, N2 की पावर हाफ H2 की पावर 3/2 ओवर NH3 का कंसंट्रेशन, ये K' है। अब समझिए जरा, जो कंसंट्रेशन इसमें नीचे है वो इसमें ऊपर आ गया। एक बात तो समझ में आ गई कि K' बराबर 1/Kc तो होगा ही होगा, रिवर्स क्योंकि रिलेशन है। लेकिन देखिए यहाँ पर वो वैल्यू स्क्वायर थी, और यहाँ पर तो क्या है, खाली NH3 यहाँ NH3 का स्क्वायर था, और यहाँ इनकी पावर हाफ हो गई, यानी कि क्या लगा दो इसमें, रूट लगा दो। तो ये रिलेशनशिप आ गई K' इक्वल्स टू 1/√Kc। तो कैसे वैल्यू निकालने का समझ में आ गया ना, तो K' बराबर 1/4 × 10⁸ सॉल्व करेंगे तो 1/2 × 10⁴, ये हो जाएगा 1/2 × 10⁴, या ये हो जाएगा सॉल्व करके 10 करेंगे 5 × 10⁻⁵। ये इसकी K' की वैल्यू आ गई। समझ में आ गया क्वेश्चन। इस तरह से कोई भी रिलेशन हो आपसे पूछ सकता है। एक तो ये क्वेश्चन हो गया, देखिए इसी क्वेश्चन को दूसरे से बना देता है कई बार। कैसे बना देता है, इक्वेशन को ऐसा रखता है, खाली इक्वेशन को रिवर्स कर देगा और वो नहीं बनेगा। जैसे रिएक्शन को ये कर देगा, लीजिए ट्वाइस NH3 इक्वल्स टू N2 प्लस थ्राइस H2, ये है रिवर्स कर दिया। इसके लिए रिलेशन क्या आ जाएगा, K' बराबर क्या आ जाएगा, 1/Kc, ये अप्लाई कर देंगे तभी फॉर्मूला निकल जाएगा। अच्छा, अगर ऐसा कर दे, इस इक्वेशन को ना दे, ऐसे ना दे, इसके साथ ये इक्वेशन दे दे N2 1/N2 प्लस थ्राइस बाई 2 H2 रिवर्स रिएक्शन NH3, कैसे दे सकता है। इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए वैल्यू है मान लीजिए K''C। तो आप देख रहे हैं जब इसका रूट करेंगे तो ये वाली बात आएगी, तो फॉर्मूला K''C बराबर √Kc। तो देखना है आपने इन दो रिएक्शनों में किस तरह का रिलेशन है, उसको आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल के चेक करना है, तब जाके फिर वो आगे सॉल्व होगा। तो ये हमने केमिकल इक्विलिब्रियम शुरू करा है, इसको वीडियो को देखिए आप, और इसको होमवर्क भी आप जरूर करिए।